करूँगी कि जब भी आप मॉक टेस्ट की बात करते हो, एमसीक्यूज़ लगाने की बात करते हो, तो पीवाईक्यू से अच्छा मॉक टेस्ट कोई नहीं है। हाँ, सिर्फ सिलेबस पर नहीं रहना, ठीक है? सिलेबस प्लस उसके जो टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं, रिलेटेड टॉपिक्स हैं और पीवाईक्यूज़ के ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर्स में पूछा क्या जा रहा है। ये जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स को कभी भी आप अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज मत करें। हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस क्लास में हम पंजाब लेक्चरर कैडर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे लर्नर्स के डाउट आ रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसीज कब निकलेंगी और सिलेबस के बारे में कन्फ्यूजन्स हैं और इसकी प्रिपरेशन, इसकी क्लासेज, इसकी स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ें आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और एंड तक बने रहिएगा। ठीक है जी। जैसे कि आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स के टीचिंग एग्जाम्स में हमारी स्पेशलाइजेशन है और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के हमारे बैचेस से हर बार बहुत सारे एस्पायरेंट्स अपने एग्जाम्स क्लियर करते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कहीं कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, जेआरएफ क्लियर करते हैं और स्टेट लेवल के जितने भी हमारे लेक्चरर, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स रहते हैं उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन रहता है, इकोनॉमिक्स में हमारा स्पेशलाइजेशन है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी तक ऑफिशियली इसका कोई एज इट इज़ नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ, सिर्फ यही एक नोटिफिकेशन में बताया गया था कि इसका पहले आपका एक पंजाबी का जो है वो एग्ज़ाम होगा, है ना। तो इसके अलावा इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन, कितनी वैकेंसीज, सिलेबस, है ना, एलिजिबिलिटी, इन चीज़ों को लेके अभी तक कोई भी नहीं आया। अगर आप कहीं से ऐसी चीज़ें सुन रहे हो, है ना, कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मैं बता दूं ऑफिशियली अभी कुछ भी नहीं इसका आया। हम लोग वीडियो तभी बनाते हैं मेजरली जब ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट आए तो, है ना। तो इसका इकोनॉमिक्स का या और सब्जेक्ट्स का भी ऑफिशियली अपडेटेड सिलेबस जो है वो आने की उम्मीद है। ठीक है जी। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस में भी ये कुछ अपडेशंस कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो वो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। और इसके अलावा ये जो आपका पंजाबी का एग्ज़ाम, इन्होंने एक कंपलसरी पेपर की बात करी है कि पहले आपका एक पंजाबी का एग्ज़ाम होगा, है ना। तो इस पर भी मैं आपको बता दूं कि हमारे बैच से जो ऑलरेडी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, है ना, पंजाब लेक्चरर कैडर इकोनॉमिक्स के बैच से, तो जब भी इसका फाइनल कोई नोटिफिकेशन आता है, ये कोई पंजाबी का सिलेबस ऑफिशियली रिलीज़ करते हैं, तो उसका भी एज सच जो क्लासेस होगा या जो भी इसका मटेरियल वगैरह होगा वो हम आपको अपना कोर्स कंटेंट में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज आपको बताने के वाली हूँ, उसकी बात करते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी और चीज़ों के बारे में बातचीत पहले कर लेते हैं। 8 तो एक चीज़ समझिए यहाँ पर, जब भी हम किसी टीचिंग के एग्ज़ाम की इस तरह तैयारी करते हैं, स्पेसिफिकली फॉर, मुझे इकोनॉमिक्स लाइन का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी, तो इसमें हमारा 3 चीज़ें रहती हैं, ध्यान से समझिए, 3 चीज़ें रहती हैं। एक रहता है आपका सिलेबस कंप्लीशन। अब ये सिलेबस कंप्लीशन कैसे रहता है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि जो आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है आपने जस्ट वही टॉपिक्स पूरे मतलब एक लकीर के फ़कीर होके पढ़ने हैं, है ना, ऐसा नहीं है। हमको प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंगली पढ़ना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर कई ऐसे सारी चीज़ें होती हैं जो अब आपके सिलेबस में हैं, पर उस टॉपिक के आगे सब टॉपिक्स हैं, है ना। आप लोग सिर्फ वो टॉपिक पढ़ रहे हो जो आपके सिलेबस में है, उसके सब टॉपिक्स को इग्नोर कर रहे हो, पर उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। बात समझ रहे हो मेरी। तो जो सिलेबस होता है ना, किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, वो जस्ट एक मेन हाइलाइट्स होते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है। उस पर्टिकुलर सिलेबस को अगर मैं पूरा ब्यूरीफाई करूँ, उसके सब टॉपिक्स, उसके थोड़े रिलेटेड टॉपिक्स, तो वो 1 पेज का सिलेबस आपका 4 पेजेस का बन जाए। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक फ्रेशर बच्चा जो है इस तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स में यही गलती करता है कि वो ना सिर्फ सिलेबस पर ही फोकस करता है कि ये पहला टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर, इस बुक से मुझे ये कवर कर लेना है, ये दूसरा टॉपिक है यहाँ से मुझे ये कवर कर लेना है। पर एक करेक्ट स्ट्रैटेजी ये होती है, एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर जो है उसकी सलाह ले लेनी चाहिए, बिकॉज एक टॉपिक के आगे बहुत सारे अंदर उसके इतने सब टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, तो वो हमको कवर करना होता है। मतलब इसमें क्या है, जैसे ये आपका जो लेक्चरर लेवल का एग्जाम है, इसमें क्या है कि हमको थोड़ी कवरेज ब्रॉड रखनी चाहिए अपनी, पर टू डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं आपको कंज्यूमर बिहेवियर करवा रही हूँ, आपको उससे रिलेटेड इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, डिमांड सप्लाई, यूटिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तमाम ये चीज़ें पढ़नी है, अपनी कवरेज को ब्रॉड रखना
है ना। पर हर एक टॉपिक के बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। बात समझ लो, इस तरह से हमको अपनी कवरेज इसमें रखनी होती है। तो मतलब बेसिक आपको कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड हर चीज़ का बेसिक आपको पता हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपके सिलेबस में मान लो परफेक्ट कंपटीशन है ना, मान लीजिए परफेक्ट कंपटीशन है, पर साथ में उन्होंने मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक नहीं दे रखा मान लीजिए, पर हमको अगर परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक का भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। बात समझ गए हो। तो इस तरह से अपने कवरेज को हमको रखना है कि एक टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक्स भी हमको करने होते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़। अब दूसरा रहता है एग्जाम की तैयारी के लिए सिलेबस कंप्लीट। मैंने कैसे कहा, सिर्फ सिलेबस पर नहीं रहना, ठीक है। सिलेबस प्लस उसके जो टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं, रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और PYQs के ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर्स में पूछा क्या जा रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको कवर करनी होती हैं, कंसेप्ट समझने होते हैं। इसके बिना MCQs मत लगाइएगा। अच्छा, मैं ना हैरान हो जाती हूँ एक चीज़ देख के, बच्चे बोलेंगे कि हमको ना टेस्ट चाहिए लेक्चर कैडर इकोनॉमिक्स के लिए ना, हमको टेस्ट चाहिए, हमको MCQs चाहिए, प्रैक्टिस MCQs चाहिए। तो मेरा उन सबसे पहला सवाल ये है, मुझे एक चीज़ बताओ कि आपने ये सारे कंसेप्ट क्लियर कवर कर भी लिए हैं? मतलब ये जो अभी मैंने सब चीज़ें बताई हैं आपको, सिलेबस के टॉपिक्स प्लस सब टॉपिक्स प्लस रिलेटेड टॉपिक्स, PYQs में पूछे गए टॉपिक्स, ये सब आपने कवर कर लिए हैं। तो फिर अभी MCQs क्यों लगा रहे हो? अगर ये चीज़ें कवर ही नहीं करी तो आपको क्या लग रहा है कि MCQs लगाने से एग्जाम में नंबर अच्छे हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। जितनी देर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तब तक MCQs हैं आपको वो चीज़ के लिए कि आप कितना आता है, आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि आपने जो अभी तक पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप कितने जवाब आंसर सही दे पा रहे हो, कितना स्कोर अचीव कर पा रहे हो, है ना। उस चीज़ के लिए है वो MCQ प्रैक्टिस। तो जब तक आपका ये पोर्शन नहीं कवर होता ना, तो खाली MCQ लगाने से एग्जाम नहीं क्लियर होते। आपको ये चीज़ें करनी है, पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है जी। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप चैनल पर देख लीजिए हमारी इकोनॉमिक्स की सक्सेस स्टोरीज में जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इकोनॉमिक्स के पढ़ाए हुए में से ही अपने एग्जाम्स क्लियर करते हैं, ठीक है जी। और कभी नहीं ऐसा हमने एडवाइस किया कि भैया आप MCQs लगा लो। MCQs का टाइम होता है एक लगाने का, ठीक है, उसकी भी एक टेक्निक होती है। ऐसा नहीं है कि तैयारी करने का फर्स्ट स्टेप आप MCQs को बना लो। पहले आपको ये सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी जिस सब्जेक्ट में आप दे रहे हो, है ना। उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी उस अकॉर्डिंगली हो कि आप क्वेश्चंस इससे आने वाले ठीक कर पाओ, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आए, चाहे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए, वो आप ठीक कर पाओ। इस लेवल की आपकी ये वाली अंडरस्टैंडिंग पहले होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रिपरेशन में आपकी PYQs। अब PYQs यहाँ पे बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना, ठीक है। एक तो वो चीज़ हो गई कि हाँ PYQs में पूछे गए क्वेश्चंस, उन कंसेप्ट्स को आपको समझना है जो कंसेप्ट्स से क्वेश्चंस PYQs में आए हुए हैं, ठीक है, वो चीज़ हो गई एक। पर यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको और एडवाइस करूँगी कि जब भी आप मॉक टेस्ट की बात करते हो, MCQs लगाने की बात करते हो, तो PYQs से अच्छा मॉक टेस्ट कोई नहीं है, PYQs से अच्छी MCQ प्रैक्टिस आपके लिए कोई नहीं है। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, आप रैंडम 10,000 MCQs लगा लीजिए, रैंडम कोई भी 10,000 MCQs लगा लीजिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसकी बजाय अगर आपने पिछले 2 सालों के भी PYQs अच्छे से कर लिए हैं ना, है ना, 200-300 PYQs अगर आपने अच्छे से कर लिए, उनको एक टेक्निक बताती हूँ कौन सी टेक्निक के थ्रू अच्छे से समझ लिया हुआ है ना, सो 100% मैं बोल सकती हूँ भाई ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन दिस, क्योंकि ये रैंडम है और ये PYQs है, ठीक है। और जब भी आपके ये एग्ज़ाम्स वगैरह सेट होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर्स को नज़र में ज़रूर रख कर एग्ज़ाम सेट किए जाते हैं, है ना। तो इससे इम्पॉर्टेंट कोई MCQ नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर से ज़्यादा। और इसको सॉल्व करने का मैं आपको ये बताने वाली थी कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वैसे तो हमने अपने जो कोर्सेज़ हैं उसमें वीडियो लेक्चर्स इसके डाले हुए हैं। वीडियो लेक्चर्स इसीलिए डाले हुए हैं, यही मकसद है वीडियो लेक्चर्स डालने का कि आपकी उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व नहीं करने कि पेपर आपने पकड़ा, वहाँ पे आपने जो है एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका सही आंसर टिक कर दिया, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ा, फिर आंसर टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो करेक्ट आंसर कीज़ हैं उससे आपने मैच कर लिए कि मेरे कितने सही हैं कितने गलत हैं। ये एक तरीका है PYQs करने का, ठीक है ये तरीका, पर इसमें ऐड ऑन करनी है चीज़ें, अदरवाइज़ ये तरीका आपको बेनिफिट नहीं देगा उतना। ऐड ऑन क्या करना है कि जब आप चेक कर रहे हो ना, आपने टिक कर लिया,
है ना। मेरा आंसर ये है, पर बाद में जब अपने ऑफिशियल आंसर की से चेक किया, आपका वो आंसर गलत निकला मान लो, ठीक है। अब जब गलत निकला उसके बाद आपने ये देखना है कि ये मेरा गलत क्यों हुआ, कहाँ पर मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो गई है, क्यों गलत हुआ, और जो ऑफिशियल आंसर की में सही आंसर दिया हुआ है वो सही क्यों है और बाकी के 3 ऑप्शंस गलत क्यों हैं। उस क्वेश्चन पर टाइम लगा के 15-20 मिनट लगा के उसके पीछे के छुपे हुए सारे कंसेप्ट समझो, तब आपको PYQs का असली बेनिफिट मिलेगा। मैंने इसीलिए बोला था कि रैंडम 10,000 MCQ लगाने से अगर आप इस लेवल की PYQs प्रैक्टिस कर लेते हो, जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया ना, दैट 100% इससे अच्छा कोई चीज़ है ही नहीं है कि अगर आप एक सिंगल प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस को थोड़ा टाइम लगाकर उसके पीछे जुड़े हुए कंसेप्ट्स अपने रिवाइज करते हो, समझते हो, है ना, कि पर पहले आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है ना। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद इन चीज़ों पर आना है, ठीक है। जब आपने कंसेप्ट समझ लिए, आप PYQs को एज ए टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, एज ए मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हो, है ना। ये डायरेक्टली हमारी PYQs की क्लासेस भी आप सुन सकते हो, दोनों से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप उसको टेस्ट फॉर्म में कर रहे हो तो जब आप अपने टेस्ट चेक कर रहे हो उस टाइम पर उस क्वेश्चन के पीछे जुड़े हुए सारे कंसेप्ट को आपको रिवाइज कर लेना है, जो भी आपने लेक्चर सुन के अपने नोट्स बनाए थे उससे, है ना, रिवाइज कर लेना। और अगर आप हमारी क्लासेस जो है PYQ उसकी डायरेक्टली वो देख रहे हो, फिर तो आपका सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा उससे, है ना। तो दैट इज़ द थिंग कि PYQs की सिर्फ उनको सॉल्व ही नहीं करना, उनको सही टिक ऐसे राइट रॉन्ग ही नहीं करना, उसके पीछे छुपे हुए, हर एक क्वेश्चन के पीछे छुपे हुए सारे कंसेप्ट आपको समझने, चारों ऑप्शंस को अच्छे से समझने, ठीक है। सिर्फ टिक मार्क नहीं करना आपको उसको, ठीक है। MCQs लगाने में हम सिर्फ यही करते हैं, ये सही है गलत, ये सही है गलत, पर चीज़ों को समझना जो है दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। समझ गए। अब तीसरा यहाँ पे जो है वो है आपका रिवीजन। अभी रिवीजन का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, अभी सोचना भी मत रिवीजन के बारे में। रिवीजन होती है एग्जाम से 15-20 दिन पहले, ठीक है, वो रिवीजन को अभी मैं क्यों आपको कह रही हूँ, बिकॉज कई बच्चे पता क्या करते हैं, नोट्स अभी से ना वो नोट्स ढूंढते हैं, हमको कहीं नोट्स मिल जाए। देखिए एक चीज़ समझिए, मैंने पहले भी काफ़ी बार ये चीज़ बोली है कि जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स को कभी भी आप अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ मत करिए। नोट्स आर फॉर रिवीजन। नोट्स किसके लिए होते हैं? नोट्स रिवीजन के लिए होते हैं। नोट्स को आपको रिवीजन के लिए यूज़ करना है, ठीक है, पर अपनी प्रिपरेशन का स्टार्टिंग दौर अभी आपका चल रहा है ना, मतलब अभी आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट ही किया होगा, इस दौरान आप नोट्स को मत मतलब नोट्स के पीछे पढ़िए, क्योंकि ये जो नोट्स है ना, इसका मतलब ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ये रिवीजन के लिए, ठीक है। बच्चा आता है, मैं हमने ना कोर्स लेना है, हमको लेक्चर कैडर इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए सारे, भी मैं बोल देती हूँ हम नहीं नोट्स देते, हम लेक्चर्स देते हैं, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं, हमने किताबें पढ़ी हैं, माइक्रो मैक्रो, ML झिंगन, अपनी कुछ सैनीज़ की बुक हो गई, सल्होत्रे की बुक हो गई, अपना HL आहूजा की बुक हो गई, फ्रॉयन की बुक हो गई, गुजराती में, इस तरह की किताबें पढ़ी हैं हमने। किताबें पढ़कर आपको लेक्चर्स देते हैं, हम समझाते हैं चीज़ें, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। नोट्स का मतलब तो ये होता है ना कि मेन पॉइंट्स, तो बताओ मुझे कि वो मेन पॉइंट से आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा? नहीं होगा ना, ठीक है। अगर आपको कोर्स में नहीं आना तो अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए डिटेल्ड बुक्स पढ़िए, जैसे मैंने अभी बताया आपको, माइक्रो की आप HL आहूजा पढ़ लीजिए लेक्चर कैडरे के लिए, ठीक है। वैसे नेट के लिए हम कुछ सैनिस वाली एडवाइस करते हैं, है ना। मैक्रो के लिए फ्रॉयन पढ़ लीजिए या अपने ML झिंगन पढ़ लीजिए, उससे भी ईजी जाना है तो अगर लेक्चर्स नहीं सुनने तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए किताबें पढ़िए, पहले स्टार्टिंग फेज में ही नोट्स के पीछे मत पढ़िए, क्योंकि नोट्स आर इक्वल टू रिवीजन। अगर आप नोट्स के पीछे पढ़ रहे हैं दैट मीन्स आप स्टार्टिंग से ही रिवीजन के पीछे पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताओ, कभी एग्जाम ऐसे प्रिपेयर होता है कि आप स्टार्टिंग फेज में रिवीजन कर रहे हैं उसका? कभी सुना है आपने? तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, रिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आप नोट्स से कैसे स्टार्ट करने का सोचते हो? समझ गए। अब आपको ये रिवीजन करना कैसे है ये मैं समझाती हूँ। एक हफ्ते में आपने जितने कंसेप्ट समझे हैं, जितनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की है, उसके आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को हर वीकेंड पर रिवाइज करिए, या फिर जब एक दिन बीत गया अगला दिन नया कंसेप्ट समझने के लिए पिछले वाले नोट्स रिवाइज करिए, इस तरह से उस चीज़ को यूज़ करिए। समझ गए। हर दिन जो आपने समझा, अगले दिन नया कंसेप्ट समझने के लिए पिछले दिन जो आपने पढ़ा था उसके नोट्स रिवाइज करिए। ये एक सही तरीका है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसके बाद रिवीजन, फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फिर उसके बाद रिवीजन, ऐसा कर सकते हैं आप, ये भी बिल्कुल सही तरीका है।
है ना। या जब आपके एग्ज़ाम के 10-15 दिन बचते हैं तो उस टाइम एकदम पूरी अच्छी खासी रिवीजन करी जाती है। उसकी पूरी एक रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं चैनल पर बनाती हूँ, आप देखना, लास्ट डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी करके आपको वीडियो मिलेगी, तब देखना वो वीडियो, जब सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। जब ये सब चीज़ें कर लोगे जो मैंने आपको बताई हैं पहले, ये 2 स्टेप्स पहले कर लोगे, फिर इसकी तरफ आइएगा। समझ गए हो बात को? दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और मैं सच बता रही हूँ, जब भी इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, उसके बाद आके बताओगे कि मैम सही में ये स्ट्रैटेजी काम आई आपकी, इस तरह से पढ़ना काम आया हमारा। ठीक है जी। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो तो कभी भी रिवीजन या नोट से चीज़ें शुरू मत करना, आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें शुरू करना। सीरियस एस्पायरेंट हो, एमसीक्यूज से चीज़ें स्टार्ट मत करना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से करना। ठीक है जी। सो दैट इज़ द थिंग जो मुझे आपको इस क्लास में बताना था। अब मैं आपको थोड़ा ना इसका वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो हमारा लेक्चर कैडर इकोनॉमिक्स का बैच है, मैं पहले आपको बता दूँ कि जो इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाती हूँ उसमें वो आपकी बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना हिंदी मीडियम में, ऐसे ही मैं उसमें बोलती हूँ। और जो इकोनॉमिक टर्म्स होती हैं आपकी वो इंग्लिश में होती हैं। अब आप कहोगे मैम आप पंजाबी में क्यों नहीं करवा रहे इसकी तैयारी? हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर जितने भी कोर्सेज हैं ना वो सारे इंग्लिश हिंदी में ही हैं। ठीक है, बिकॉज एज यू नाउ, अगर मेरा कोई पुराना स्टूडेंट है तो उसको पता होगा कि हम टीचिंग एग्ज़ाम जो है इकोनॉमिक्स में उसमें स्पेशलाइज्ड है। हम सिर्फ पंजाब के एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है, हम ऑल ओवर इंडिया सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशलाइज्ड है। दैट्स द रीज़न कि हमारा जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड हिंदी है ना, कि अगर पंजाब से बाहर का कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है तो वो भी चीज़ों को समझ पाए। तो ये रहेगा। और आपका जो पंजाबी का एग्ज़ाम इसमें होगा ना, उसकी पंजाबी में क्लासेस या जो भी स्टडी मटेरियल उसका हम प्रोवाइड करें, क्योंकि वो बेसिक लेवल का होगा, उसमें कुछ एज इट इज़ कंसेप्ट तो होंगे नहीं समझाने वाले, उसका कोर्स में ही हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई सिलेबस रिलीज़ होगा तब। ठीक है। और एक चीज़ और, अभी तो ये कोर्स हमारा रिकॉर्डेड है क्योंकि हमने तो अपना टाइम पर ये सारा वाइंड अप करके कवर करवा दिया हुआ है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम का पता ही नहीं था कि इसका एग्ज़ाम कब आ जाएगा, है ना। पर बहुत टाइम से इसका रोला पड़ा हुआ है, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, उस बात को बड़े महीने गुजर गए, अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना। तो दैट्स द रीज़न, हमको टाइम के अकॉर्डिंग इसका पूरा आपको देना था, कंप्लीट करवाना था, ताकि बच्चा अपनी पेस पर चीज़ों को देख पाए, समझ पाए। ठीक है। अगर इसका नया नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें कोई भी अपडेट आता है सिलेबस से रिगार्डिंग, पिछले सिलेबस से सिलेबस बदल गया, कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन हो गया, कुछ भी, उसके अकॉर्डिंग हम आपके इसके कंटेंट सेक्शन में एक न्यू बैच करके फोल्डर बनाएंगे। उस न्यू बैच में आपकी कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, कुछ लाइव होंगी। ठीक है, मतलब जो लाइव होंगी वो भी उसी फोल्डर में आपको दिख जाएंगी, मतलब एक स्पेसिफिक फोल्डर बनेगा फिर न्यू बैच का, तो उसमें जो भी आपका कंटेंट होगा फिर वो फ्रेशली हम ऐड कर देंगे। आपका जो नोटिफिकेशन में सिलेबस है उसमें कोई भी एज इट इज़ अपडेट आता है तो। समझ गए हो मेरी बात को? तो उसका हम फिर आपको फ्रेश क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। और इसमें आपको डाउट क्लियरिंग नंबर मिलता है, डाउट क्लियरिंग की कि आपको ना नोटिस बोर्ड में एक नंबर दिया होता है, उस पर आप अपना जो भी डाउट्स वगैरह रहते हैं वो पूछ सकते हैं। इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस अभी कुछ ही दिन पहले लाइव में ख़त्म हुई हैं। हमने इसके जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल थे वो सारे आपको सॉल्व करवाए हैं सोल्यूशंस एक्सप्लेनेशन के साथ, लाइव में ही। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले वो क्लासेज आपकी इसमें हुई हैं ख़त्म। दैट मीन्स अब जैसे ही कोर्स लेंगे आपको कंटेंट सेक्शन में जाना है, कंटेंट सेक्शन में आपको क्लासेस सीरियल ऑर्डर में यूनिट वाइज मिलेंगी। ठीक है। और क्लास के नोट्स मिलते हैं, क्लास के नोट्स, बट आपको सिर्फ क्लास के नोट्स नहीं देखने, उतनी देर तक नहीं देखने जितनी देर आप लेक्चर को सुन नहीं लेते। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, क्लास नोट्स जो है उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट करवा के अपने सामने रख सकते हैं, साथ साथ में लेक्चर्स देखिए, लेक्चर्स के साथ साथ उन नोट्स पर हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बट सिर्फ नोट्स से स्टार्ट मत करना, लेक्चर्स के साथ नोट्स देख लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। या अगर आपके पास टाइम है अच्छी प्रिपरेशन का तो आप लेक्चर सुन के अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने बताया नोट्स डाउनलोड करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। मुझे अपने कमेंट्स में बताना है ना कि कैसे आपकी तैयारी चल रही है और क्या क्या चीज़ें हैं आपके लिए जो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है, बिकॉज आई वांट कि ये हमारा फर्स्ट पंजाब लेक्चर कैडर इकोनॉमिक्स का बैच है और स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही हमने ये स्टार्ट किया है।
क्योंकि हमारी इससे पहले आरपीएससी लेक्चरर जो एग्ज़ाम है ना, या एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एचपीएससी पीजीटी, इस तरह के एग्ज़ाम्स में काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ भी निकलती हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी कारण डिमांड करते हैं कि इकोनॉमिक्स में आप लोग स्पेशलाइज्ड हो, तो हमको लेक्चरर कैटेगरी की इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी आपसे ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही हमने फर्स्ट टाइम कोर्स लॉन्च किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी और इस बैच से भी हमारी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज इस बार निकलेंगी। ठीक है जी। तो बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट फैकल्टी एंड बेस्ट रिसोर्सेज के साथ MS स्टडी गुरु एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। कोई भी आपका सवाल है, क्वेश्चन है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।